हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम समझौतावादी विचारक थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौता को समझने का प्रयास करेंगे। थॉमस हॉब्स इंग्लैंड का एक महान विचारक और राजनीति शास्त्र का प्रणेता था। 1588 में उसका जन्म इंग्लैंड के मॉल्सबेरी नामक स्थान पर हुआ था। जब उसका जन्म हुआ उस समय इंग्लैंड की जो परिस्थितियां थी वो राजनीतिक उथल पुथल वाली थी। इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था और उसके जन्म के समय आर्मेडा का युद्ध भी हो रहा था। तो हॉब्स अपनी जीवनी में कहता है कि 1588 के वर्ष में मेरी माँ ने 2 जुड़वाओं को जन्म दिया, मुझे और भय को। तो उस समय की जो परिस्थितियाँ थी उनका थॉमस हॉब्स पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। थॉमस हॉब्स ने अनेक ग्रंथों की रचना की। कुछ एक उसके ग्रंथ हैं, प्रमुख हैं, जो लेवियाथन, डी सीवी, डी कॉर्पोरे, एलिमेंट्स ऑफ लॉ और डी होमिनी। डी सीवी में हॉब्स ने संप्रभुता के बारे में बताया है। डी कॉर्पोरे में मानव स्वभाव का वर्णन किया है। एलिमेंट्स ऑफ लॉ में विधि की व्याख्या की है और लेवियाथन में उसके राजनीतिक विचारों का परिचय हमें मिलता है। लेवियाथन हॉब्स की अमर कृति है। इसके 4 भाग हैं। लेवियाथन के पहले भाग में प्राकृतिक अवस्था के बारे में, दूसरे भाग में राज्य की उत्पत्ति के बारे में, तीसरे भाग में चर्च और राज्य के संबंधों के बारे में और चौथे भाग में कैथोलिक चर्च के आलोच्य पक्षों के बारे में वर्णन किया गया है। अब हम देखते हैं सामाजिक समझौता। थॉमस हॉब्स सामाजिक समझौते के बारे में बताते हैं कि जो राज्य है वो प्राकृतिक संस्था नहीं है, उसका निर्माण किया गया है और उसका निर्माण मनुष्यों ने समझौते द्वारा किया है। सामाजिक समझौता किस प्रकार से संपन्न हुआ उसकी व्याख्या करते हुए हॉब्स कहता है कि इसके लिए हमें सबसे पहले मानव स्वभाव को जानना पड़ेगा कि उस समय मनुष्य का स्वभाव कैसा था। हॉब्स कहता है कि मनुष्य स्वार्थी, झगड़ालू, नीच, दुष्ट, विवेकहीन और आत्मकेंद्रित व्यक्ति था। वो निरंतर आनंद प्राप्त करना चाहता है और अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने से उसे आनंद प्राप्त होता है और इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए उसे अधिक शक्ति की, जिस साधन से वो अपनी इच्छाएं पूरी करता है उसको वो शक्ति कहता है और उस आनंद प्राप्ति के लिए उसे निरंतर शक्ति की आकांक्षा रहती है। तो मनुष्य के जितने भी कार्य हैं वो सब उसकी स्वार्थ भावना से प्रेरित होते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति में मनुष्य सदैव लगा रहता है। वो अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहता है, अपने जीवन को निर्बाध रखना चाहता है। इस कारण से वो हमेशा प्रतिस्पर्धा करता है लाभ पाने के लिए, जीवन भय रखता है अपने जीवन की सुरक्षा के लिए और प्रसिद्धि चाहता है दूसरों से कीर्ति पाने के लिए, यश पाने के लिए। अतः उसके मनुष्य को प्रतिस्पर्धा, भय और कीर्ति, ये 3 तत्व हैं जो उसे निरंतर प्रभावित करते हैं, उसे निरंतर प्रतिद्वंद्विता और संघर्ष की स्थिति में बनाए रखते हैं और इन्हीं के कारण वो संघर्ष करता है। अब हॉब्स बात करता है प्राकृतिक अवस्था के बारे में। हॉब्स कहता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले की जो स्थिति है उसको प्राकृतिक दशा का नाम वो देता है। प्राकृतिक अवस्था की हॉब्स ने जो कल्पना की है उसके अनुसार उन्होंने कहा है जिस प्रकार का मनुष्य का स्वभाव था उस हिसाब से जो प्राकृतिक अवस्था है वो सतत युद्ध के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकती। प्राकृतिक अवस्था पूर्णतः अराजकता की अवस्था है और जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत उस समय लागू था। मनुष्य जो चाहता, जैसा चाहता वैसा करता, हमेशा भय और असुरक्षा से ग्रस्त रहता, शक्तिशाली निर्बल व्यक्तियों के अधिकारों को हड़प करते,
तो ये जो अवस्था थी उसमें उचित अनुचित का, न्याय अन्याय का, धर्म अधर्म का कोई विचार नहीं था। इस कारण से ये जो अवस्था थी उसमें ना ही तो कोई उद्योग विकसित हो सकते थे, ना किसी प्रकार की संस्कृति या सभ्यता, ना कला और साहित्य का भी विकास हो सकता था। मनुष्य सदैव भय और मृत्यु की आकांक्षा से ग्रस्त रहता था। संक्षेप में जो प्राकृतिक अवस्था थी वो सबके विरुद्ध की स्थिति थी। अब अगर हम 3 इसकी विशेषताएं देखें प्राकृतिक अवस्था की, तो 3 विशेषताएं हमें दृष्टिगोचर होती हैं कि इस अवस्था में नैतिकता का सर्वथा अभाव था, इसमें न्याय और अन्याय के विचार का अभाव था, और उसमें व्यक्तिगत संपत्ति का अभाव था। अब हॉब्स बताता है प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानूनों को। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अधिकार से अभिप्राय है कि मनुष्य को अपने जीवन की रक्षा के लिए कुछ भी कार्य करने की स्वतंत्रता होना, अपने आत्मरक्षा की स्वतंत्रता प्राप्त होना, जिसमें वो अपने जीवन को बनाए रखने के लिए किसी दूसरे को लूटने, पीटने या जान से मार डालने की भी पूरी स्वतंत्रता रखता है। टी.एच. हक्सले मनुष्य के इस अधिकार को शेर का अधिकार कहता है। लेकिन ये जो शेर का अधिकार है ये सब व्यक्तियों को प्राकृतिक रूप से प्राप्त है, तो इससे सभी व्यक्तियों का जीवन क्या होता है, सर्वथा असुरक्षित हो जाता है। लेकिन मनुष्य की मूल समस्या या मूल उद्देश्य अपने जीवन को सुरक्षित रखना है। तो अपने इस जीवन को सुरक्षित रखने के लिए मनुष्य इस प्राकृतिक अवस्था में अपनी सुरक्षा के लिए कुछ नियम बनाते हैं। ये जो नियम हैं, ये जो कानून हैं, ये प्राकृतिक कानून कहलाते हैं। अब प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून में थोड़ा सा अंतर अगर देखें तो प्राकृतिक अधिकार का अर्थ है कि प्रत्येक मनुष्य को आत्मरक्षा हेतु समस्त कार्यों को करने की स्वतंत्रता, और प्राकृतिक कानून मनुष्य को अपनी प्राण रक्षा के लिए कुछ भी जो कोई ऐसा कार्य करने से रोकना जो उससे उसके प्राणों की रक्षा ना हो या उसके प्राणों के लिए घातक हो। तो प्राकृतिक अधिकार से स्वतंत्रता की आभास हमें मिलता है और प्राकृतिक कानूनों से दायित्व का। हॉब्स लेवियाथन में 19 प्रकार के प्राकृतिक कानून गिनाता है, जिनमें से वो 3 सबसे महत्वपूर्ण बताता है। प्रथम कानून वो बताता है कि प्रत्येक मनुष्य शांति की खोज करे और शांति से रहे, क्योंकि शांति की स्थापना से ही हिंसा जनित मृत्यु से छुटकारा मिल सकता है। दूसरा कानून वो बताता है कि मनुष्य अपने सब प्राकृतिक अधिकारों का त्याग कर दे, लेकिन प्राकृतिक अधिकारों का त्याग सब मनुष्य एक साथ करें तब इसका लाभ होगा। तीसरा नियम ये है कि मनुष्य को अपने वचन का पालन करना चाहिए। यदि मनुष्य प्राकृतिक अधिकारों के त्याग का वचन दे दे और फिर उसका पालन न करे तो शांति की खोज और स्थापना के सारे जो प्रयत्न हैं वो व्यर्थ हो जाएंगे। तो हॉब्स प्राकृतिक अधिकार और प्राकृतिक कानून के बारे में भी बताता है कि उस अवस्था में कुछ प्राकृतिक अधिकार और कुछ प्राकृतिक कानून भी थे, जिसका निष्कर्ष ये निकलता है कि मनुष्य को दूसरे के प्रति ऐसा कोई व्यवहार नहीं करना चाहिए जिसको वो खुद के लिए करना गलत समझता है। फिर वो कहता है कि प्राकृतिक अवस्था इस प्रकार की थी, मनुष्य का स्वभाव इस प्रकार का था, तो इन सब चीज़ों से मनुष्य को समझौता करना पड़ा। तो समझौते के कारणों को वो व्याख्या करता है। वो समझौते के कारण क्या थे? प्राकृतिक अवस्था जो संघर्ष की स्थिति थी उससे चिंतित होकर के मनुष्य ने सोचा कि इस अराजक अवस्था का अंत किया जाना चाहिए। जो प्राकृतिक अवस्था थी उसकी कुछ कठिनाइयाँ थी और इन कठिनाइयों को दूर करने के कारण ही, उन कठिनाइयों के कारण ही आगे राज्य की स्थापना या उसकी उत्पत्ति होती है। कौन कौन सी कठिनाइयाँ थी, क्या क्या कारण थे जिसके कारण मनुष्य को समझौता करना पड़ा? पहला कारण तो ये था
कि प्राकृतिक अवस्था में अशांति, हिंसा, युद्ध, घृणा और असुरक्षा का वातावरण था। ऐसी दिशा में ये जरूरी था कि एक ऐसी सत्ता की स्थापना की जाए जो सबकी सुरक्षा कर सके। दूसरा, प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून तो थे, पर इन कानूनों की व्याख्या करने वाली कोई सत्ता नहीं थी। सभी लोग इन कानूनों का मनमाना अर्थ लगाते थे। तो एक विधि क्या व्याख्या करने वाला व्यक्ति, उसकी आवश्यकता थी, विधि के व्याख्याकार की आवश्यकता थी। और विधि की व्याख्याकार की आवश्यकता के कारण ही राज्य की स्थापना आवश्यक प्रतीत हुई। तीसरा, प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक नियमों का पालन कराने वाली कोई सत्ता नहीं थी, क्योंकि मनुष्य अपने स्वार्थों से वशीभूत होकर इन कानूनों का उल्लंघन करते थे। जिसकी लाठी उसकी भैंस का सिद्धांत लागू था, जिससे संघर्ष पनपता था। तो इस स्थिति को दूर करने के लिए भी एक ऐसी संप्रभु सत्ता की आवश्यकता थी। इन कानूनों का पालन तभी हो सकता था जब इनका उल्लंघन करने वालों को उचित दंड दिया जा सके, या ऐसी शक्ति का अस्तित्व हो जो ऐसे उल्लंघनकर्ताओं को दंडित कर सके। अतः इस कारण भी एक ऐसी संप्रभु सत्ता की स्थापना आवश्यक हो गई, और इसी के कारण जो लोग थे उन्होंने इस प्राकृतिक अवस्था को त्याग कर समझौता किया और राज्य की उत्पत्ति की। अब देखते हैं सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इस प्राकृतिक और अराजक अवस्था से छुटकारा पाने के उद्देश्य से मनुष्यों ने आपस में एक समझौता किया, अनुबंध किया या करार किया, जिससे उन्होंने अपने उस प्राकृतिक अराजक दशा का अंत कर दिया। प्रत्येक व्यक्ति, वो कहते हैं कि सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हो गए और उन्होंने, प्रत्येक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के साथ, पूरे समाज के साथ, व्यक्ति समूह के साथ एक समझौता किया कि मैं इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को इस शर्त पर अपना अधिकार देता हूँ या अपने स्वयं पर शासन करने का अधिकार का परित्याग करता हूँ कि आप भी अपने अधिकार इसी प्रकार इस व्यक्ति को दे दोगे और स्वशासन के अधिकार को छोड़ दोगे। तो ऐसा करने से सारा जो जन समुदाय होता है उसकी शक्ति एक व्यक्ति में संयुक्त हो जाती है, सारा जन समुदाय एक व्यक्ति में संयुक्त हो जाता है, जिसे राज्य, कॉमनवेल्थ या नगर कहते हैं। इससे पहले ना तो समाज था और ना ही राज्य। जब सभी मनुष्य एकत्रित होकर इस तरह की प्रतिज्ञा करते हैं तो इन समझौता करने वाले या संविदा करने वाले व्यक्तियों का समूह राज्य कहलाता है। और जिस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को ये नागरिक या ये व्यक्तियों का समूह अपने अधिकार सौंपते हैं, वो दीर्घकाय लेवियाथन है, या वो शासक है, या जनता की शांति और रक्षा करने वाला पृथ्वी में मानव देव होता है। और इस प्रकार राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते के द्वारा हो जाती है। अब देखते हैं इस सामाजिक समझौते द्वारा उत्पन्न राज्य का स्वरूप कैसा होता है। इस समझौते द्वारा होब्स एक ऐसी शक्ति की सृष्टि करता है जो इससे पहले नहीं थी। इस समझौते से दो कार्यों की पूर्ति होती है। पहली तो एक व्यवस्थित और सभ्य समाज की स्थापना होती है, और दूसरी वो एक ऐसे राज्य की स्थापना होती है जिसमें मनुष्य अपने सभी प्राकृतिक अधिकारों का त्याग करके और एक निरंकुश या संप्रभु का निर्माण करते हैं। और ऐसा जो संप्रभु है, ऐसा जो राज्य है, वो व्यक्ति को ये आश्वासन देता है कि वो उन सभी की बाह्य और आंतरिक शत्रुओं से रक्षा करेगा। लेकिन रक्षा वो तभी करेगा जब सभी मनुष्य राज्य की आज्ञा पालन करने का आश्वासन दे। तो ऐसा व्यक्ति ही सब की इच्छाओं को एक शक्तिशाली इच्छा के रूप में परिवर्तित करता है, और जो व्यक्ति शक्ति का प्रतीक होगा वो संप्रभु या राज्य कहलाएगा। इस प्रकार जो हॉब्स का राज्य या लेवियाथन या संप्रभु उत्पन्न होता है वो पूर्ण रूप से निरंकुश होता है।
इस समझौते के द्वारा अनेक इच्छाओं के स्थान पर एक इच्छा का निर्माण हो जाता है और उस संप्रभु के आदेश ही कानून बन जाते हैं। प्रभु सत्ता या जो संप्रभु है, लेवियाथन है, उसको असीम अधिकार प्राप्त होते हैं और लोगों का एकमात्र कार्य संप्रभु के आदेशों का पालन करना होता है। समझौते के बाद जो समाज एवं राज्य बना है उसमें कला, साहित्य, विज्ञान, व्यापार आदि का शुरुआत होता है, प्रारंभ होता है, श्री गणेश होता है। तो हॉब्स के ही शब्दों में वो कहता है उस महान लेवियाथन राज्य या इस मृत्य प्रभु का इसी प्रकार या इसी समझौते से जन्म होता है और ये वही प्रभु है जिसकी कृपा से उस प्रभु को वो अमर ईश्वर कहता है कि उस अमर ईश्वर की कृपा से उसकी असीम छत्र छाया में ही हमारी शांति और सुरक्षा निर्भर करती है। इस प्रकार समझौते द्वारा हॉब्स एक निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना करता है। अब देखते हैं इस सामाजिक समझौता सिद्धांत की विशेषताओं को। हॉब्स ने जो सामाजिक समझौता सिद्धांत बनाया है इसकी कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात करें तो ये जो समझौता है वो सामाजिक है, शासकीय नहीं। अर्थात जो शासकीय समझौता होता है उसमें शासक और शासितों में या जनता में समझौता होता है, लेकिन हॉब्स ने जो समझौता किया है ये राजा और प्रजा के मध्य नहीं है बल्कि विभिन्न व्यक्तियों के बीच में हुआ है, इसलिए ये समझौता सामाजिक है। दूसरी समझौते की विशेषता है कि शासक समझौते का पक्ष नहीं है, क्योंकि शासक या जो संप्रभु है वो समझौते में किसी भी पक्ष के रूप में सम्मिलित नहीं हुआ है। सभी नागरिक जो संविदा करने वाले पक्ष हैं, समझौता करने वाले जो पक्ष व्यक्ति जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ संविदा करके और इस शासक की सृष्टि करते हैं, इसलिए जो इस समझौते की शर्तें हैं वो शासक पर लागू नहीं होती और वो किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं है। इसकी तीसरी विशेषता देखें तो इसकी तीसरी विशेषता है कि जिन उद्देश्यों के कारण समझौता हुआ है वे उद्देश्य ही उसके अंग मान लिए गए हैं। कि जब तक उद्देश्य क्या थे, मनुष्य की संपत्ति की, उसके जीवन की रक्षा, बाह्य और आंतरिक आक्रमणों से मनुष्य की रक्षा, सुरक्षा हेतु मनुष्य ने समझौता किया है। तो जब तक ये कंडीशन पूरी होती रहेगी तब तक ये समझौता जारी रहेगा, लेकिन जब शासक इस शर्त को पूरा नहीं करता तो उस समय जो व्यक्ति हैं वो इस समझौते को छोड़ सकते हैं, इस समझौते से बाहर हो सकते हैं। चौथी विशेषता ये है कि जो समझौता है वो मनुष्य के भय पर आधारित है, क्योंकि अराजक अवस्था में जो मनुष्य का जीवन होता है वो क्षणभंगुर होता है, क्षणिक जीवन होता है उसका, और इस क्षणिक जीवन का भय ही मनुष्य को अनुबंध करने के लिए प्रेरित करता है, बाध्य करता है, ताकि उसके जीवन की सुरक्षा हो सके। एक अन्य विशेषता ये है कि समझौते द्वारा निर्मित जो संप्रभु है वही सर्वोच्च विधायक है, वही कानून निर्माता है, उसके आदेश ही नियम है, विधि है। ये समझौता प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले व्यक्तियों ने किया है और समाज का निर्माण किया है, इसलिए ये समझौता सामाजिक है। समझौते द्वारा सभी व्यक्तियों ने अपने अधिकार शासक में निहित कर दिए हैं और आज्ञा पालन करने का वचन दिया है, इसलिए प्रजा द्वारा किसी भी कारण से यदि आज्ञा भंग की जाती है तो ये अन्यायपूर्ण है। समझौते द्वारा विभिन्न संघर्षरत इच्छाओं के स्थान पर एक इच्छा बन जाती है। ये इच्छा होती है सबकी प्रतिनिध्यात्मक इच्छा, संप्रभु की इच्छा। तो इस प्रकार सब इच्छाओं का एक ही इच्छा में समाहित सब इच्छाएं एक ही इच्छा में समाहित हो जाती हैं और एक शासक के हाथ में सामूहिक सत्ता आ जाती है। तो ये इस सामाजिक समझौता सिद्धांत की कुछ विशेषताएं थी। इस सामाजिक समझौता सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी की जाती हैं। अब हम देखते हैं
इस सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचनाएं क्या क्या की गई हैं। पहले आलोचना ये की जाती है कि हॉब्स ने मानव स्वभाव का दोषपूर्ण चित्रण किया है, दूषित चित्रण किया है। क्यों? क्योंकि हॉब्स ने मानव का स्वभाव बताया है कि वो घोर स्वार्थी था, ईर्ष्यालु था, झगड़ालू था, कपटी था, क्रूर था। जबकि केवल मनुष्य में ऐसे ही दुर्गुण नहीं होते हैं। मनुष्य में प्रेम भी होता है, दयालुता भी होती है, परोपकार भी होता है, सहानुभूति भी होती है। ये सब मानवीय गुण मनुष्य में होते हैं। जबकि हॉब्स इस पक्ष को बिल्कुल ही भुला देता है और मनुष्य की केवल पार्श्विक जो प्रवृत्तियां हैं उन पर ही बल देता है। तो एक पक्षीय उन्होंने मानव स्वभाव का चित्रण किया है। दूसरा इसका दोष या इसकी आलोचना ये बताई जाती है कि प्राकृतिक अवस्था है वो अस्वाभाविक है। अस्वाभाविक इस प्रकार से बताई है क्योंकि इस प्राकृतिक अवस्था में ये बताया गया है कि मनुष्य इसमें अकेला रहता था और ऐसी अवस्था थी प्रत्येक के विरुद्ध युद्ध की अवस्था थी। किंतु एकदम से मनुष्य इस अवस्था का अंत करने के लिए समझौता करता है और बिल्कुल एक सामाजिक प्राणी बनकर के समाज में रहने लगता है। तो अचानक से ही मनुष्य का एकदम हिंसक से इतना शांति प्रिय हो जाना, ये क्या है जो सही नहीं बैठता। तो इतना परिवर्तन मनुष्य में कैसे आ सकता है? किस प्रकार एक इस ऐसी अवस्था में रहने वाले जो संघर्षपूर्ण जीवन था उसको छोड़कर मनुष्य अचानक से ही सहयोगी जीवन पद्धति को कैसे अपना लेता है? तो ये प्राकृतिक जो अवस्था है ये अस्वाभाविक प्रतीत होती है। एक इसकी आलोचना ये की जाती है कि प्राकृतिक अधिकारों की जो बात करता है हॉब्स, ये भी गलत है। वो कहता है कि प्राकृतिक दशा में व्यक्तियों को कुछ अधिकार भी प्राप्त होते हैं। अराजकतापूर्ण प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का कोई अधिकार होगा, ये कहना ही असंगत लगता है, कहना ही उचित प्रतीत नहीं होता। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिद्धांत जहाँ प्रचलित हो, मनुष्य का जीवन जहाँ क्षणभंगुर हो, मनुष्य के जीवन पर जहाँ हर वक्त खतरा हो, उस समय अधिकारों की बात करना उचित प्रतीत नहीं होता, असंगत लगता है। फिर है कि ये जो समझौता है ये अतार्किक है। अतार्किक इसको बताया है क्योंकि वो कहता है कि मनुष्य सामाजिक प्राणी नहीं था। समझौते के कारण ही समाज और राज्य की स्थापना हुई। उससे पहले वो एकाकी जीवन जीता था। जबकि मनुष्य के जीवन में सामाजिक तत्वों का कभी भी अभाव नहीं रहा। ऐतिहासिक तथ्य भी यही है, ऐतिहासिक प्रमाण भी यही है कि व्यक्ति कभी भी इस प्रकार अकेले नहीं रहे। वो हमेशा से किसी न किसी प्रकार से समूह के रूप में, समाज के रूप में, किसी न किसी रूप में रहते आए हैं। तो इसलिए समझौता अतार्किक महसूस होता है, अतार्किक प्रतीत होता है। एक अंतिम आलोचना जो इस समझौते की जाती है वो है इस समझौते के द्वारा निरंकुशता का समर्थन किया है हॉब्स ने। क्योंकि हॉब्स के समझौते द्वारा जो संप्रभु का निर्माण होता है, राज्य का निर्माण होता है, जो लेवियाथन का निर्माण होता है, उस पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है। वो पूरी तरह से निरंकुश है। उस पर न तो कानून का अंकुश है, न ही व्यक्ति के अधिकारों का, न ही प्राकृतिक कानूनों का। हॉब्स ने अपने समझौता सिद्धांत से मनुष्य को बिल्कुल अधिकार शून्य कर दिया है और लेवियाथन के अधीन कर दिया है। तो ये इसकी कुछ आलोचनाएं की जाती हैं, लेकिन इन सब आलोचनाओं के बावजूद भी सामाजिक समझौते सिद्धांत को प्रतिपादित कर हॉब्स ने सत्य का प्रतिपादन किया है कि राज्य ना तो ईश्वर के द्वारा उत्पन्न दैवी संस्था है और ना ही किसी प्राकृतिक विकास का परिणाम है, बल्कि ये तो मानव निर्मित एक ऐसी संस्था है, ऐसी कृत्रिम संस्था है जिसे व्यक्ति द्वारा अपनी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निर्मित किया गया है। अतः राज्य साध्य की ओर ले जाने वाला साधन है, स्वयं में साधन मात्र है, स्वयं साध्य नहीं। अर्थात राज्य का निर्माण व्यक्तियों के हित के लिए हुआ है। थैंक यू।